हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। जैसा कि हम एनसीईआरटी की क्लास 6 का मैंने आपको बताया था ना, कक्षा 6 की एनसीईआरटी की सीरीज हम पढ़ रहे थे। इसके हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं अब तक। हमने भूगोल के आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है 5th नंबर, 5वां चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, 7th पढ़ेंगे और 8th पढ़ेंगे। और उस पर हमारा फिर ज्योग्राफी, कक्षा 6 का भूगोल का जो क्लास का जो किताब है ये पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसा कि आप चैप्टर का नाम देखिए क्या है। अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें 2 चीजें, एक पृथ्वी है, एक परिमंडल है। तो पृथ्वी के बारे में तो आप जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है हमें परिमंडल, इस पृथ्वी के जो परिमंडल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से आपका जो भूगोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, डिटेल में पढ़ने और एक एक चीज को समझते हुए पढ़ना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली क्लास में फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन यहाँ से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका बेस तैयार होगा। इसके बाद फिर 7th, 8th, 9th ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पढ़ोगे ये आपके काम आती ही रहेंगी। इसलिए इन चीज़ों को आप बहुत डिटेल में पढ़ना बच्चों, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आप केवल इनको याद मत करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ये आपको पता है ना, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। आपने, मैंने बताया था ना वहाँ पे, उसमें था कि पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ पे है क्या है बच्चों, जीवन संभव है। जीवन क्यों संभव है ये भी आपको पता है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे भूमि है, जल है, हवा है, ये कहाँ पर मौजूद है, पृथ्वी पर मौजूद है। तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है, भूमि, जल तथा हवा, ये पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। पृथ्वी की सतह ऐसी है, पृथ्वी की जो सतह है, सतह का मतलब जानते हो कि जैसे ये पृथ्वी है, तो जो ये ऊपर की जो परपट्टी है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सतह बोलते हैं, जिसपे हम रहते हैं। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। 3 महत्वपूर्ण घटक, ये ध्यान रखना है ना, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या बोला जाता है बच्चों, भूमंडल। तो यहाँ से एक आपको एक नई टर्म पता चली कि भूमंडल क्या है। तो भूमंडल क्या है बच्चों, पृथ्वी की वह ठोस भाग, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम रहते हैं वो क्या कहलाता है, भूमंडल। गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, वायुमंडल। तो आपको एक नई टर्म और पता चली, वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, गैस की वह परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। गैस की वह परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है वो क्या कहलाती है, वायुमंडल। तो 2 टर्म पता चल गई आपको, भूमंडल और वायुमंडल। और इस वायुमंडल में क्या क्या है, कौन कौन सी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, क्या क्या गैसें हैं बच्चों आप बताओ जरा, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, और नाइट्रोजन भी है आपकी, क्या है, नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, ये और तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जलमंडल। तो भूमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, और तीसरी चीज क्या है आपकी, जलमंडल। तीसरी चीज क्या है, जलमंडल। 3 घटक हो गए कि नहीं हो गए, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। यानी बहुत बड़े भूभाग पे जल पाया जाता है। आप बोलते भी हैं कि पृथ्वी का 3/4 जो भाग है उस पे क्या है बच्चों, जल है, और 1/4 भाग पे हम रहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प। तो आपको क्या लगता है कि जो जलमंडल है उसमें केवल जल ही जल है क्या, सब जगह नहीं, समुद्र है उसमें तो जल है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, बर्फ भी है। बहुत जगह क्या पड़ती है, बर्फ। जैसे ध्रुवों पे बच्चों क्या पड़ती है, बर्फ। अंटार्कटिका, आर्कटिक, इधर साइड में क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है। बहुत सारे देशों में बर्फ पड़ती है, रसिया में बर्फ पड़ती है, ग्रीनलैंड में बर्फ पड़ती है। बहुत जगह पे क्या पड़ती है बच्चों, आइसलैंड, इन जगह पे, ग्रीनलैंड, इस जगह पे क्या करती है, बर्फ पड़ती है। तो हिमालय पे बर्फ पड़ती है, बहुत जगह क्या है, बर्फ। तो जो जल है वो जल के रूप में नहीं है, बर्फ के रूप में भी है, और जलवाष्प, बहुत जगह क्या है, जलवाष्प भी है, तो जलवाष्प के रूप में भी होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो आपको अब तक 3 चीजें समझ में आ गई बच्चों, है ना, कि भूमंडल क्या है, तो ये आपको याद रखनी है, भूमंडल क्या है,
आपका जलमंडल, वायुमंडल क्या है, भूमंडल जिसपे हम रहते हैं वो हो गया भूमंडल। वायुमंडल जो पृथ्वी के ऊपर जो पानी पाया जाता है, या पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परत है उसको बोलते हैं वायुमंडल, जिसमें क्या क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। और एक हो गया जलमंडल, जो पृथ्वी पे बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहा जाता है। और जलमंडल में जो जल की अवस्था है वो भी पता चल गई आपको। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं एक जीव मंडल। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ये एक नई डेफिनेशन हो जाएगी जीव मंडल की। तो आपको तीन चीजों के बारे में अच्छे से पता करना चाहिए। भूमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है और जीव मंडल। जीव मंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र होता है जहां पे स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, यानी कि जल, स्थल और हवा, जहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। भूमंडल, पृथ्वी के, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले भूमंडल को। अब हमें क्या है कि तीनों जो मंडल हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीव मंडल, इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भूमंडल से। तो देखो, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है, भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है, भूमंडल। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है। भूपर्पटी की ये चट्टानें और मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, इसकी जो ऊपरी परत है, इसमें क्या है, सबसे पहले तो मृदा है, मिट्टी है, तो मिट्टी की पतली परत पाई जाती है। और इसमें अंदर की साइड यहाँ पे कुछ चट्टानें हैं, ठीक है। पृथ्वी की क्या है, कुछ चट्टानें, जो आप आगे पढ़ोगे। तो ये क्या, जो भूमंडल बना हुआ है, जो ये ठोस परत है पृथ्वी की, ये किस किस की बनी हुई है, चट्टानों की बनी हुई है, प्लस मृदा या मिट्टी की पतली परत, मृदा की परत की बनी हुई है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम मिलके भूमंडल बोलते हैं। जिसमें इस मृदा में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व, जो जीवों के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको किसके बारे में पता चला, भूमंडल। अब पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को बोलते हैं महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब इस पृथ्वी पे तो आपको पता है ना कि सब जगह तो वो नहीं है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, महाद्वीप नहीं है। इस पूरी जो सतह है, इस पे क्या है, कहीं पे पानी है, बहुत जगह पे कहीं पे महाद्वीप है, कहीं पानी है। तो जो यहाँ पे जो मतलब महाद्वीप है, जैसे यहाँ पे आपकी भूपर्पटी है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो तो क्या हो जाएंगे, आपके महाद्वीप हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पानी भरा हुआ है उनको क्या बोल देंगे बच्चों, महासागर बोल देंगे। तो महाद्वीप और महासागर, तो यानी पृथ्वी की जो सतह है उसको दो भागों में बांटा गया है। जो स्थलीय भाग, स्थलीय भूभाग है, जहाँ पे स्थल है, जहाँ स्थलीय भाग है, उसको तो बोला गया है बच्चों क्या, महाद्वीप। और जो जलीय भाग है उसको क्या बोला गया है बच्चों, जलाशयों को महासागरीय बेसन। जैसे कि आप इस फोटो में इसमें दिया होगा सर, ये रहा, देखिए, जैसे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये सब स्थलीय भाग है, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया, महाद्वीप। और ये जो पानी आप देख रहे हो, ये पानी आप देख रहे हो ना, ये वाला, इधर वाला, ये सब पानी, ये सब बच्चों क्या है आपका, महासागर। ये सब क्या है, महासागर। तो इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी बैक चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा सारा सब कुछ। देखिए, तो जो पृथ्वी की जो सतह है उसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, महाद्वीप और महासागर। जो स्थलीय भाग है उसको बोला गया महाद्वीप, और जलाशय वाले भाग को क्या बोला गया बच्चों, बड़े बड़े जलाशयों वाले, जलाशय मतलब तालाब में समझना, बड़े बड़े जो जलाशय हैं उस वाले भाग को बोला गया महासागरीय बेसन, बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या है बच्चों, जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ये हम देखेंगे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो कोई भी आप देखेंगे, कोई भी जो वो रहता है, किसी भी स्थान की जो ऊंचाई होती है वो किससे मापते हैं, कोई एक रेफरेंस चाहिए हमें, तो कोई एक रेफरेंस चाहिए ना। समुद्र का जो तल होता है तो वो हमने माना है 0। तो इसीलिए आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे कहीं कहीं लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, क्योंकि हर स्थान की जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मांगी जाती है। क्योंकि आपको अगर कोई पता करना है कि कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है या कोई नीचा है, तो वो किससे पता चलेगा, कोई एक रेफरेंस चाहिए ना, कोई एक बेस चाहिए ना। तो बेस क्या माना गया है, आधार क्या माना गया है, समुद्र तल। और इसकी ऊंचाई को क्या माना गया है बच्चों, 0 मीटर माना गया है, यानी 0। और इसके रेफरेंस में फिर हम पता लगाते हैं कोई स्थान ऊंचा है या नीचा है, ठीक है। क्योंकि समुद्र का तल जो है वो सभी जगह क्या माना गया है, समान माना गया है। यहाँ तक आपको समझ में हो गया। तो ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, समुद्र तल से, और समुद्र तल की ऊंचाई क्या है, 0, शून्य, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। अब देखो, मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, अभी सही है, ये सही हो गया, मैं अच्छे से समझ।
देखो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ये? देखो ये हमारी पूरी पृथ्वी का है, पूरी पृथ्वी है। ध्रुवों पे ऊपर जाके चपटी है और इधर देखो उभरी हुई है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में ये 0 डिग्री वाली लाइन आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे 0 डिग्री, 0 अक्षांश वाली, मैंने बताया था ना आपको 0 डिग्री अक्षांश वाली लाइन को क्या बोलते हैं? विषुवत। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपने नहीं पढ़ा है पिछले वीडियोज में, आप देखिएगा, इसको विषुवत या विषुवत रेखा बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री वाली लाइन है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में है तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री क्या है बच्चों? नॉर्थ में है, ठीक। ये 23.5 डिग्री किधर है? साउथ में। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मकर रेखा। तो ये आपको मैंने बताया था, ये आपको देखो याद होनी चाहिए, चीज समझ में आनी चाहिए। विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से ऐसे जा रही है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है इस वाले में, कि जो स्थलीय भाग है उसको क्या बोला गया है? महाद्वीप। पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है उसको बोला गया है महाद्वीप। तो महाद्वीप देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। तो आपको याद है ना महाद्वीप कितने हैं भारत में, सॉरी विश्व में, पूरे वर्ल्ड में या पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? 7। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है बच्चों? ये रहा। सबसे बड़े महाद्वीप को क्या बोला जाता है? एशिया। ये देखिए आप, एशिया का जो कलर है ये पूरा देख पा रहे हैं, ये एशिया है। यहाँ से लेके ये पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और ये हमारा भारत का एरिया आ गया, ये श्रीलंका होते हुए ये ऐसे, ठीक है, और ये इधर इंडोनेशिया, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ तक, इस वाले पोर्शन तक आधा लेके, और ये सब एशिया में ही है। ये सब द्वीप जो है एशिया एशिया एशिया, ये पूरा रसिया है, और ये पूरा ये, और इधर से ये यूराल पर्वत होते हुए, और ये ऐसे करके ये इतना बड़ा एशिया। तो आपको समझ में आया? तो आप और महाद्वीपों को देखिए, सबसे बड़ा कौन है? एशिया। आपको समझ में आया ना? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ठीक है ना बच्चों? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। इसमें ये दिख रहा आपका हिमालय पर्वत, ये तिब्बत का पठार, यहाँ पे चाइना है, ठीक है, इसके बाद यहाँ मंगोलिया है, और फिर हमारा रूस है, रसिया बोलते हैं जिसको, ठीक है, रूस है, ठीक। ये हमारे क्या है? यमन, ये सऊदी अरबिया है, यहाँ कतर है, यहाँ पे आपका आबू धाबी है, ये सारी मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब। तो ये सब क्या है? हमारा रूस है, ये एशिया है। तो ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे ये रहा आपका अफ्रीका, ये एशिया के पास में यहाँ पे लगा हुआ है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो महाद्वीप है ये कौन सा है बच्चों? ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये वाला भी मेडागास्कर, ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पे हो गए स्वेज नहर जा रही है, ये ध्यान रखना। इसी में ये नील नदी है, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में। ये ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है, ये सब। ये यूराल पर्वत यूरोप और रशिया को अलग करता है। ये हमारा क्या है? ये वाला भी, और ये तो हमारा ब्रिटेन हो जाएगा, और ये आल्पस, ये सब, ये इटली हो गया, और ये इस तरह से हमारे इसको बोले तो ये हो गया अपना क्या, ये कौन सा कंट्री हो गया? ये कौन सा हो गया? यूरोप। तो ये एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये कौन सा है बच्चों? ये थोड़ा सा भाग ये, और ये वाला भाग, ये है अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका, देखो उत्तरी और अमेरिका और दक्षिण, तो दक्षिण साइड में तो इसको बोल दिया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये अपनी दक्षिणी अमेरिका इधर हो गई, ठीक है। ये कौन सा है बच्चों? अपना दक्षिणी अमेरिका, ठीक। ये महाद्वीप हो गया। दक्षिणी अमेजन नदी जो है वो कहाँ पाई जाती है बच्चों? दक्षिणी अमेरिका में। और एंड्रीज पर्वत जो श्रृंखला है वो ये वाली, ये भी दक्षिणी पर्वत में है, ठीक है, दक्षिणी महाद्वीप में है, ठीक। देखो रॉकी पर्वत जो श्रृंखला है वो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। रॉकी पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। ये पूरा यहाँ से ये ऐसे कर करके ये सब, और ये अपना ये इतना ग्रीनलैंड वाला पोर्शन, और ये सब आ जाता है आपका उत्तरी अमेरिका में। ये अलास्का, ये उत्तरी अमेरिका, इधर मैक्सिको, ये सब किसमें? उत्तरी अमेरिका में। ये अपलेशियन पर्वत भी है, ये उत्तरी अमेरिका। तो आपने कौन कौन से महाद्वीप देखे? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 3 और 3 6 हो गए, और एक हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये नीचे है थोड़ा सा, ये वाला एक महाद्वीप है, यहाँ बर्फ ही बर्फ है। ये भी क्या है? एक स्थलीय भाग है लेकिन बर्फ है, तो इसको भी क्या है? एक महाद्वीप माना गया। ये हो गया हमारा अंटार्कटिका। तो आपने 7 महाद्वीप देखे। उसके बाद में आपके कुछ महासागर है, जैसे ये वाला महासागर आप देख रहे होंगे, ये हिंद महासागर है, ठीक है। ये कौन सा है? हिंद महासागर। यहाँ अरब, ये तो सागर है, खैर ये तो हिंद महासागर है।
ये बड़ा जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर, इधर भी है ये प्रशांत महासागर, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर, तो ये आपके महासागर भी है, ये हम एक एक करके हम देखेंगे। ये दक्षिणी महासागर भी है, ठीक है, हम सारे महासागर भी देखेंगे। तो आपको महाद्वीप पता चले, आपने महाद्वीप को दिमाग में रख लिया आपने, एशिया, अब यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, अब हम आगे चलते हैं। ये पहला फोटो आपको समझ में आ गया, बस। ठीक है, समुद्र तल ये सब हो गया। अब देखो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आप बताओ। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, ये रहा। एक आपका एक नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, याद रख लेना इसको। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर बच्चों बोलो, माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है इसकी, 8,4800 मीटर। कितनी हाइट है इसकी, 8,4800 मीटर, ठीक है। और विश्व का सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा भाग कहाँ पे, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रंच है, मेरियाना गर्त। सबसे ऊंचा भाग पता चल गया आपको, माउंट एवरेस्ट। और सबसे गहरा विश्व का भाग जो कौन सा है, मेरियाना गर्त। कौन सा है, मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में बच्चों, ये याद रखना, प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। कितनी है, 11,022 मीटर, ठीक है। ये बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं कोई भी पेपर में, तो याद रखना ये। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी भी अधिक हो सकती है। यानी आप देख रहे हो ये 8,848 मीटर ऊंचा है, लेकिन गहराई इतनी ज्यादा है, 11,022, इससे भी ज्यादा है। तो गहरा कितना ज्यादा है समुद्र, महाद्वीप। तो आपने ये सब देखा। अब देखो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, मैंने आपको बताए थे। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। महाद्वीप क्या है, एक दूसरे से अलग है, क्योंकि महाद्वीपों के बीच में आप देख रहे हो ना, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। देखो ये पानी है, ये पानी है, इधर पानी है, हर जगह वाटर है, यहाँ पे वाटर है। तो ये जल से क्या है, अलग है, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप हैं बच्चों, 7 महाद्वीप है। नाम याद कर लेना। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान से देखेंगे तो आपको स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो आप इस मानचित्र में आप देखोगे तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है, एक बार मुझे फिर मैप थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। देखो ये देखिए, ये विषुवत वृत्त है, ये वाली जो है 0 डिग्री है। इसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो कौन सा, इधर का जो भाग होगा ये कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे केवल ये यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये दक्षिणी अमेरिका का कुछ पोर्शन है, वो दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है। अफ्रीका का कुछ पोर्शन है, ये दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है। ये मेडागास्कर आ रहा है, और ये थोड़ा सा पोर्शन, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और ये अंटार्कटिका। इतना पोर्शन जो है, अंटार्कटिका पे तो कोई रहता भी नहीं है वैसे, यहाँ पे तो बर्फ रहती है जनरली। तो ये इतना सा जो पोर्शन है ये दक्षिणी भाग में आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है। बाकी ये उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका का आधे से ज्यादा भाग, यूरोप, एशिया, ये सब किधर आ रहे हैं बच्चों, भारत, ये सब किधर आ रहे हैं बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों का सबसे ज्यादा भाग आता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अरे यार 1 मिनट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है, यानी 1/3 भाग पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, 1/, स्थल वाले भाग का 1/3 भाग में कौन फैला हुआ है, एशिया फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, आपको समझ में आएगा कैसे, जैसे ये अर्थ है। अरे 1 मिनट, देखो बच्चों, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मैंने उस दिन बताया था आपको, ये विषुवत वृत्त है। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये 0 डिग्री से नीचे, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसमें भी ये वाली जो लाइन जाती है यामोत्तर, जो प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, 0 डिग्री, इससे अगर ईस्ट में जाएंगे तो पूर्वी यामोत्तर मिलेंगे, इधर जाएंगे तो पश्चिमी यामोत्तर। तो जो एशिया है वो आप देखिए मैप में यहाँ कहीं है। तो ये कौन से गोलार्ध में है, कौन से यहाँ उसमें है, पूर्वी वाले में,
कौन से गोलार्ध में? इधर पूरब है, पूरा इधर पूरब है कि नहीं इससे, तो कौन से गोलार्ध में बच्चों? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और वैसे देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, अगर आपको एग्जैक्ट बोलना है तो, है ना। तो देखो एशिया जो है वो महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी है? यहाँ 23.5 डिग्री वाली है, वो इस 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली, वो इससे होकर गुजरती है, ठीक है। एशिया के पश्चिम में यूराल है, मैंने आपको बताया था ना, यूराल जो यूरोप को रसिया को अलग कर रहा था, यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो अगर आप कहीं पे सुनते हो नाम यूरेशिया, तो यूरेशिया का मतलब क्या है? यूरोप प्लस एशिया, यानी यूरोप और एशिया को मिला देंगे तो दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा? यूरेशिया। तो ये आपको समझ आ गया। तो एशिया के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। और यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को बोला जाता है यूरेशिया। अब जो यूरोप है वो एशिया से क्या है? बहुत छोटा है। जो हमारा यूरोप है वो एशिया से क्या है? बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप जो है वो एशिया के पश्चिम में, आपको पता ना, यूरोप एशिया यहाँ है, इसके पश्चिम में यहाँ कहीं क्या था? हमारा यूरोप था, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ ये यूराल पर्वत हो गया, यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया हो गए। इसके पश्चिम में, इस साइड में ही तो है, तभी तो पश्चिम है। ये मैप मैंने ऐसे कर रखा है, दक्षिण मत समझना। तो ये क्या है? पश्चिम में। तो यूरोप क्या है? एशिया के पश्चिम में, ठीक है बच्चों। सीधा करके देखोगे तो आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त क्या है? इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। कौन? यूरोप। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। देखो यूरोप को देखो, मैं आपको यूरोप दिखाता हूँ। यूरोप को पूरा ढंग से ही देख लेते हैं। देखो ये यूरोप है, इधर जल है पूरा, इधर पूरा जल है, इधर पूरा जल है, इधर जल है, इधर भी ऊपर जल है। केवल 3 साइड से, ये तीनों साइडों से क्या है? जल से गिरा है कि नहीं गिरा? केवल इधर से जल से नहीं गिरा है, जो रसिया वाला साइड है। बाकी यूरोप तीनों साइड से जल से गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और 66.5 डिग्री वाली लाइन जो होगी वो इससे होकर गुजरेगी, यानी आर्कटिक वृत्त क्या होगा? इससे होकर, यहाँ पे देखिए ये वाला वृत्त इससे होकर गुजरेगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों? यही ये कहना चाह रहा था, ठीक। मैं थोड़ा सा बार बार वो करना पड़ता है, ठीक। अब पढ़ेंगे हम अफ्रीका। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो बच्चों जो अफ्रीका है, हम पढ़ रहे थे अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। यानी एशिया के बाद में आप देख रहे हो ना, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। ये वाला जो ये हमारा एशिया था सबसे बड़ा था, उसके बाद अफ्रीका ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद में, ठीक है बच्चों। ये आपने देख लिया। और विषुवत वृत्त जिया 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। विषुवत वृत्त मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन सा है। ये इस महाद्वीप के मध्य भाग से गुजरता है, बीचों बीच से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत बड़ा भाग तो उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन नीचे का कुछ हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में भी है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आपसे कोई पूछे कि कर्क रेखा, ठीक है, मकर रेखा और विषुवत वृत्त, ये तीनों जो रेखाएं हैं वो किस विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो आप आंसर क्या दोगे बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप। यही एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो आपसे कोई पूछे सहारा का रेगिस्तान कहाँ पे है इस महाद्वीप में? तो अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। ये चारों तरफ से घिरा है समुद्रों और महासागरों से, जबकि जो यूरोप था वो 3 तरफ से घिरा था। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील, वो भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? नील नदी। ये भी कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से। कहाँ से गुजरती है बच्चों? अफ्रीका से। तो नील नदी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, ठीक है।
अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ये हम किस में देख के बताएंगे, अफ्रीका का मानचित्र। तो इसके लिए आपको कौन सा मानचित्र देखना पड़ेगा बच्चों, अफ्रीका का मानचित्र, ठीक है। ये हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आपने अफ्रीका में क्या क्या देखा, अफ्रीका में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 0 डिग्री अक्षांश या विषुववृत्त इसी के बीच से गुजरता है। तीनों रेखाएं इसी से गुजरती हैं। इसका मैक्सिमम भाग जो बड़ा भाग है वो त्रिकोणार्ध में है। सहारा रेगिस्तान भी इसी में है। नील नदी भी इसी से होकर गुजरती है। चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये आपने पूरा पढ़ लिया इसमें। अब पढ़ेंगे हम उत्तरी अमेरिका। कौन सा, उत्तरी अमेरिका। ये क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी सबसे बड़ा हो गया एशिया, उसके बाद में हो गया अफ्रीका, अब हो गया उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा हो गया ये वाला एशिया वाला। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया, ये जो महाद्वीप है सबसे बड़ा। उसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद में ये देखिए अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है और चारों तरफ से पानी से घिराएगा, नहीं घिरा, इधर से इधर से इधर से। और उसके बाद में कौन सा आता है अब नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पे है ये उत्तरी अमेरिका, जिसमें रॉकी पर्वत है, प्लेशियन पर्वत है, ठीक है। ये भी देखो पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो अब आता है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि। देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इससे छोटे से इससे जुड़ा हुआ है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पनामा स्थल संधि। यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये, और इससे मैं मिटा के दिखा देता हूँ, आपको पता नहीं चल रहा होगा। देखो ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, छोटा सा ये स्थल से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, पनामा, इसी को क्या बोला गया, पनामा स्थल संधि। उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पनामा स्थल संधि कहाँ किसको अलग करती है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, ठीक है। अब इधर आते हैं, पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ये देखो ये वाली जो स्थल संधि है, स्थल संधि होती क्या है, पहले इसको जानो। स्थल संधि क्या होती है, स्थल संधि होती है स्थल का वो एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यानी स्थल का जल संधि किसका है, पानी का सकरा भाग होता है। जल संधि में जल आ रहा है तो जल का भाग, स्थल संधि में स्थल का भाग। देखो स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ऐसे जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागरों को जोड़ता है। जल संधि जोड़ेगी जल राशियों को, स्थल संधि जोड़ेगी स्थल राशियों को। स्थल संधि होगा स्थल का भाग, जल संधि होगा जल का भाग। तो डेफिनेशन में अंतर समझ में आ गया। स्थल संधि क्या होती है, स्थल का एक सकरा भाग होगा जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ेगा। और जल संधि क्या होगी, पानी का एक सकरा भाग होगा जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागरों को जोड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देखो पाक जल संधि है ये पाक जल संधि। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है, पाक जल संधि। क्या नाम है इसका बच्चों, पाक जल संधि, ठीक है। ये इन दो जल राशियों को जोड़ता है जो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में, किधर में है ये बच्चों, उत्तरी ऊपर की साइड है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं, देखते हैं अभी। देखो बच्चों, तो आपने ये तो देख लिया कि ये उत्तरी और पश्चिमी। देखो यहाँ से बीचों बीच इधर देखोगे तो ये पश्चिम का हो गया और ऊपर की साइड में तो ये उत्तरी हो गया। और ये 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। देखो एक तो हो गया प्रशांत महासागर, ये तो आपको समझ में आ ही गया। इधर हो गया अटलांटिक महासागर, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, आर्कटिक महासागर। ये कौन सा है, आर्कटिक, अटलांटिक और प्रशांत। तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है। ये हो गया। अब दक्षिणी अमेरिका क्या है, ये वाला भाग जो है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के जो नीचे है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, पूर्व और पश्चिम में 2 महासागरों के नाम पता करने हैं। तो दक्षिणी अमेरिका ये रही, इसके पूर्व में कौन सा है, ये रहा अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो यहाँ तो है प्रशांत और यहाँ है अटलांटिक महासागर। तो ये आपका हो गया दक्षिण महासागर हो गया। अब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहाँ से आप देखोगे सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ये है यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इधर से उत्तर से दक्षिण नीचे तक फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, दक्षिण में, और रॉकी उत्तर अमेरिका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। यहीं पे अमेजन नदी भी बहती है। अमेजन नदी देखो यहाँ पे कहाँ है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, ये रही, ये है अमेजन नदी, ठीक है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये रॉकी। तो देखो विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर कोई पूछे लंबी नदी
तब आप क्या कहोगे, नील नदी। लंबी नील तो नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर कोई पूछे जिसका बेसिन सबसे बड़ा है तो वो कौन सी है, अमेजन नदी। जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में बहती है वो कौन सी नदी है बच्चों, अमेजन नदी। और नील नदी कहाँ पे है, अब बताओ जरा, अभी पढ़ा था हमने अफ्रीका में। नील नदी कहाँ पे, अफ्रीका में। और अमेजन नदी कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन नदी कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, एंड्रीज। कौन सी है, एंड्रीज। और एंड्रीज कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। और रॉकी जो है, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है बच्चों, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे बच्चों, उत्तरी अमेरिका में, याद रखना, ठीक है। यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है और ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है बच्चों, देखो ये ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसका नाम तो ऑस्ट्रेलिया देश ही है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोला जाता है। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा, ये 0 डिग्री वाली लाइन है इसके दक्षिण में, तो ये पूरा पूरा किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में। और सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। उसके बाद आता है बच्चों अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आता है कौन सा आपका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और सबसे छोटा देखा जाए तो आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक हमने जो हमने बुक में मिला वो हमने इतना ही सीखा अभी तक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को ही, तो वो आपसे पूछा है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, तो आप आंसर क्या दोगे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या दोगे बच्चों आप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका कहाँ पे बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में। बताया जब बर्फ पड़ती है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं होता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान है, इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। बस ये दो नाम याद रख लेना। यानी यहाँ पे कोई आदमी तो रहता नहीं है स्थायी रूप से, बस कुछ लोग शोध करने के लिए जाते हैं जो कि क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ पड़ती है, ठंडी ठंड रहता है, ठीक है। तो ये दक्षिणी ध्रुव के पास में है और ये बहुत बड़ा महाद्वीप है पूरा बर्फ से, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये यहाँ तक आपने महाद्वीप सारे पढ़ लिए। तो आपको महाद्वीप पूरे याद हो गए, थोड़ी डिटेल में भी पढ़े हमने। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल। देखो अभी हम सीखेंगे जलमंडल। तो आपने महाद्वीप के बारे में पूरा सीख लिया, सातों महाद्वीप सीख लिए, सब में क्या क्या कौन कौन विशेषताएं ये सब देख ली। अब हम आते हैं जलमंडल की तरफ। देखो बच्चों, जलमंडल पहला था भूमंडल, वो हमारा हो गया। भूमंडल में महाद्वीप देख लिए, ठीक है। अब आते हैं जलमंडल। जलमंडल में पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप भी जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, ज्यादातर 3/4 भाग पे पानी है और जो कि ऊपर से देखने पर नीला दिखाई देता है, तो इसलिए इसको कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। जैसे ये पृथ्वी है पूरी, तो इस पे जो 79% 79% भाग पे क्या है बच्चों, जल है। सॉरी 79 नहीं 71% भाग पे क्या है बच्चों, जल है। और बचा जो 29% भाग है उसी पे क्या है बच्चों, आपका स्थल है, यानी जमीन है, उसी पे जमीन है, ठीक है। जलमंडल में जल के सभी रूप स्थित हैं। जलमंडल में मैंने बताया था आपको क्या क्या है। जलमंडल में आपको जल भी मिलेगा, बर्फ भी मिलेगा और जलवाष्प भी मिलेगा। ये उसमें आया था कि नहीं आया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अब जल में क्या क्या हो सकता है, जल में क्या क्या होगा, आपका महासागर भी होंगे, ठीक है, नदी भी होंगी, झीलें भी होंगी, तालाब भी होंगे, ठीक है, ये सब होंगे कि नहीं होंगे। भूमिगत जल भी होगा, वायुमंडल की जलवाष्प, ये सब इसमें क्या है, हिम नदियां भी होंगी, ये सब क्या है इसमें उपस्थित है, सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, वो अत्यधिक खारा होता है। अब मान लो आपको पता है कि पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है उसमें से 97% भाग कहाँ पाया जाता है बच्चों, महासागरों में। और ये जो महासागर का पानी होता है ये खारा होता है। आपने समुद्र का पानी पी के देखा है आपने कभी, तो ये खारा होता है, तो ये तो पीने योग्य है ही नहीं। तो 97% पानी तो चला गया किसमें, महासागर में, बचा कितना 3%, ठीक है। अब उसमें देखते हैं कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, वो तो खारा रहता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों में। अब जो 3% बचा, ठीक है, 97% तो हो गया हमारा खारा पानी, 97% तो है खारा, तो इसको तो पी नहीं सकते। 3% बचा, इस 3% में बहुत कुछ है। 3% में क्या है कि बर्फ के रूप में भी है, कुछ भूमिगत जल के रूप में भी है, भूमिगत जल के रूप में भी है, कुछ तालाबों के रूप में भी है, कुछ झीलों के रूप में भी है, ठीक है, कुछ हिमनद के रूप में भी है। तो ये बाकी 3% में ये सब है, ठीक है।
यमुना नदी भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलावड़ जल के रूप में होता है। आपको पता है जो खारा पानी होता है वो खारा किस लिए होता है? लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, लवणों की उपस्थिति के कारण। तो लवणीय जो जल होता है, जैसे हम बोले ये जो लवणीय जल होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। और अलवणीय जल मतलब जिसमें लवण नहीं है वो जल क्या होता है? पीने योग्य होता है, या फिर वो मीठा होता है, वो खारा नहीं होता। ठीक है बच्चों, वही बोल रहा है कि जल का बहुत कम भाग क्या है? अलवण जल के रूप में, मतलब मीठे जल के रूप में, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हो नीला ग्रह क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे 71% पानी है, तब भी इसका 71% का भी 97% पानी क्या है? हमारा खारा है, 3% मीठा है, उसमें भी फिर क्या है? बहुत सारा पानी बर्फ के रूप में है, भूमिगत जल के रूप में। इसलिए हम क्या है? पानी की कमी महसूस करते हैं। हमारे भारत देश में और भी देशों में आप देख रहे होंगे बहुत जगह पानी की बहुत कमी है। तो ये हुआ हमारा जलमंडल के बारे में। अब पढ़ेंगे महासागर। जैसे महासागर शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, तो महासागर क्या है? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी तो महासागरों में है, 97%। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है। महासागरों में जल के पानी बहता रहता है, तरंगे उठती रहती हैं, ज्वार भाटा, ये सब हम सीखेंगे ज्वार भाटा क्या होता है, तथा महासागरीय धाराएं, ये सब हम पढ़ेंगे। महासागर जल की 3 मुख्य गति हैं। तो 3 गति कौन कौन सी होगी बच्चों? तरंगों के रूप में गति करता है, जैसे हिलोरे लेते हुए या पानी आगे चलता है। एक होता है ज्वार भाटा, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है उस टाइम पे ज्वार भाटा आता है ना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक होती है हमारी बच्चों महासागरीय धाराएं। एक और क्या है बच्चों? महासागरीय धाराएं। तो इन 3 रूपों में पानी जो है हमारा आगे बढ़ता रहता है या गति करता रहता है। तरंगों के रूप में, तरंग तो हर कोई जानता ही है, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। जो महासागरों में जो धाराएं बहती हैं वो कौन सी होती है? महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर है। हमारे पास कितने महासागर हैं बच्चों? 5 महासागर है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद, फिर दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक। अब इनकी स्थिति देख लेते हैं बच्चों। देखो इस वाले मैप में अभी देखते हैं। देखो सब कुछ पढ़ना है डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये मैप हमें याद हो जाना चाहिए एकदम कंठस्थ, तभी कुछ चीज समझ में आएंगे। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखो वैसे तो इसमें बहुत कुछ हो गया है, लेकिन देखो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो देखो ठीक, देखो ये यहाँ पे अब इसमें हो जाएगा काम अपना। देखो ये जो पानी है ना, उत्तरी अमेरिका के इधर से लेके ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन सा भाग है? प्रशांत महासागर। चूंकि धरती गोल है तो ये पीछे जाके यहाँ पे मिल जा रहा होगा, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये प्रशांत महासागर। ठीक है, ये ऐसे करके आपस में समझ पा रहे हो आप, बॉल की तरह है। तो ये पूरा का पूरा कौन सा है? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। ठीक, ये कौन सा हो गया बच्चों? प्रशांत महासागर। उसके बाद आप एक ऐसे देख रहे हो एस की तरह, ऐसे ये वाला जो महासागर है ये कौन सा है बच्चों? अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है बच्चों? अटलांटिक। ये जो आप देख पा रहे हो ये कौन सा है बच्चों? हिंद महासागर। और इधर की साइड में ये जो है ये आप देख रहे हो ये कौन सा है? दक्षिण। और ये कौन सा है? आर्कटिक। हमारे पास कितने महासागर हो गए बच्चों? 5। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो गया, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिण और आर्कटिक महासागर। ठीक है, आपको 5 महासागर समझ में आ गए? प्रशांत महासागर, ये प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। ठीक, यही तो था, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक हो गया, हिंद महासागर। दिमाग में आप इमेजिन करिए, अपने बुक में मैप में देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, 5 महासागर आ गए आपके समझ में। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। अब हम एक एक महासागर को देखते हैं। प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 भाग पर कौन सा महासागर फैला हुआ है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रंच है, मेरियाना गर्त, जो कि जिसकी कितनी गहरा है? 11,022 किलोमीटर। मैंने बताया था नहीं बताया था आपको? ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? वृत्ताकार है। ऐसा है, इसका आकार याद रखिए, वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित है ये।
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के चारों ओर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। चित्र में देखिए प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ठीक है, देखो बच्चों प्रशांत महासागर कहाँ है? देखो एशिया, ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, इसके इधर हो गया, और उसके साथ साथ ये घूम के यहाँ पे भी मिला हुआ है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इनके बीच में ही तो है ये पूरा का पूरा। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह है अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। मैंने बताया था ना आपको, एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है। पश्चिमी किनारे पर जैसे ये ऐसे बन रहा है ना एस, यहाँ पे पश्चिमी किनारे पर यहाँ पे क्या है? उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे क्या है? दक्षिणी अमेरिका। एवं पूर्वी किनारे पर इधर क्या है? यूरोप, और इधर क्या है बच्चों? अफ्रीका। तो पूर्वी किनारे पर कौन से हैं? यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब देखो ऐसे दांत से निकले हुए हैं ना, ऐसे 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 दंतुरित, ये देख रहे हो आप, दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। ये पोताश्रय और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है, क्योंकि देखो नाव ऐसे आएगी और इसमें आके यहाँ फंस जाएगी, यहाँ खड़ी हो जाएगी आराम से, और फिर यहाँ पे सामान उतार लो इधर। अगर ये ऐसे होता है स्ट्रेट, तो फिर क्या नाव को यहाँ खड़ा करना डिफिकल्ट होता। तो इस जगह पर क्या है? आराम से नाव खड़ी हो जाती है। व्यापार की दृष्टि से ये व्यस्त महासागर है। सबसे व्यस्त महासागर कौन सा हो गया बच्चों? अटलांटिक। सबसे व्यस्त महासागर व्यापार की दृष्टि से कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और दंतुरित है, ये याद रखना। हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, लगभग यानी भारत के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारत के नाम पर। यह महासागर लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। उत्तर में तो क्या है? एशिया है, पश्चिम में क्या है? अफ्रीका, और उत्तर में ऑस्ट्रेलिया। ये त्रिभुजाकार है। अब देखो इनको एक बार दिखा देता हूँ आपको, दिमाग में क्लियर हो जाएगा ना थोड़ा सा। देखो ये एस के आकार का अटलांटिक। ठीक है, अब इस अटलांटिक जो महासागर है, इसके इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर क्या हो गया? यूरोप और अफ्रीका। अब हम आते हैं इसके आबाद में, ये हिंद महासागर। हिंद महासागर का जो है वो त्रिभुजाकार है। ऐसे आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस टाइप का बना हुआ है ना, त्रिभुजाकार टाइप का। इसमें आपके उत्तर में तो हो जाएगा एशिया, इधर हो जाएगा अफ्रीका, और इधर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हो गया, नहीं हो गया? हिंद महासागर भारत देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों? देखो अब आते हैं दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर जो है ऊपर ऊपर, हाँ दक्षिणी महासागर नीचे की साइड में जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेर रहा है, और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है, दक्षिणी अक्षांश तक। देखो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये आप देख पा रहे हो। इसमें 60 डिग्री वाला लाइन आ रहा होगा, यहाँ तक ये हमारा दक्षिणी महासागर फैला हुआ है, ये यहाँ तक। इसके बाद तो फिर दूसरे महाद्वीप है, ये उत्तर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आपको? उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। ऊपर की साइड में कौन सा है? आर्कटिक महासागर, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। और ये प्रशांत महासागर से किससे जुड़ा हुआ है? छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से, जिसे क्या होते हैं? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना आप, बेरिंग जल संधि। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से और यूरेशिया वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। देखो आर्कटिक ये रहा, आर्कटिक ये रहा, और इधर ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है आर्कटिक महासागर से। ठीक है, और इधर में क्या है? उत्तरी अमेरिका, और इधर क्या है? यूरेशिया से अलग हो रहा है। ठीक है, ये आप याद रखना, आर्कटिक महासागर, बेरिंग जल संधि और आर्कटिक महासागर, इतना याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हमारा क्या है? जल स्थल भी खत्म, जलमंडल खत्म हो गया, और महासागरों के बारे में भी जान लिया हमने। 5 महासागर पढ़ लिए, सबकी स्थिति पढ़ ली, क्या क्या है सब में ये पढ़ लिया। अब देखो इनके बारे में हम डिटेल में बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या बेसिक पढ़ रहे हैं। जो अब आप ये सोचिए कि आप क्लास 6 में हैं, तो क्लास 6 के बच्चे के लिए जितना चाहिए होता है वो हम पढ़ रहे हैं। हर महासागर को डिटेल में पढ़ना है, हर महाद्वीप को डिटेल में पढ़ना है, हर देश को पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, वो हम बाद में पढ़ें। लेकिन अभी क्या हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आने लगेंगी, हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं बच्चों वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? वायुमंडल। यानी हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परत से घिरी हुई है, जिसे कहते हैं वायुमंडल। वायु की यह पतली परत
इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। महत्वपूर्ण और अटूट, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीवन संभव है इसी परत की वजह से, और अटूट भाग है क्योंकि वायु तो इसके चारों तरफ है ही, जा नहीं सकती है छोड़ के। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। बचाओ बच्चों, बताओ बच्चों, हम कौन सी गैस को सांस में लेते हैं? O2। कौन सी गैस सांस में लेते हैं हम? O2, जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन या प्राणदायी गैस बोलते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल का केवल काम ये नहीं होता बच्चों कि वो हमें ऑक्सीजन देता है, वायुमंडल के बहुत सारे काम हैं। वायुमंडल हमें सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनसे भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है बच्चों? वायुमंडल 1600, यानी पृथ्वी से आप सोचो 1600 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है ऊपर। आप समझ पा रहे हो? भारत की उत्तरी साइड से लेके या पूर्व से पश्चिम तक 3200 कुछ किलोमीटर है भारत, ठीक है। और ये 1600 किलोमीटर ऐसे कुछ फैला हुआ, 3000 किलोमीटर लगा डागा पूरा भारत का लंबाई चौड़ाई है, और ये भारत की लंबाई चौड़ाई का आधा इतना ऊपर तक फैला हुआ है। आप अनुमान लगा के देखिए 1 किलोमीटर कितना होता है, तो आप सोचिए 1600 किलोमीटर ऊपर तक है वायुमंडल, आप थोड़ा अनुमान लग पाएगा। अब देखिए वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को घटक, तापमान और अन्य के आधार पर कितनी परतों में बांटा गया है? 5 परतों में। वायुमंडल में कितनी परतें हैं बच्चों? 5 परत। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, पृथ्वी की सतह से शुरू करेंगे तो कैसे कैसे नाम है इनके? सबसे पहले कौन सा आएगा पृथ्वी की सतह के पास? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, फिर क्या आएगा? समताप। समताप के ऊपर मध्य मंडल, मध्य के ऊपर क्या आएगा? आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर क्या आएगा बच्चों सबसे लास्ट में? बहिर मंडल। बहिर मतलब बाहरी मंडल। आपको समझ में आया? सबसे पहले क्षोभ मंडल, आप बोलिए मेरे साथ, सबसे पहले क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद बच्चों क्या आएगा? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, बीच में क्या आ गया? मध्य। तो क्षोभ, मध्य और बहिर, ये तो हो गए लास्ट वाले। क्षोभ हो गया सबसे पहले, मध्य हो गया बीचों बीच, बहिर मंडल हो गया उसमें। अब एक एक इनके बीच में डाल दो, क्षोभ और मध्य के बीच में समताप मंडल, और मध्य मंडल और बहिर्मंडल के बीच में आयन मंडल। ठीक है, बस हो गया यार, 5 हो गए आपको यार। ठीक है, वायुमंडल जो है वो मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। अब मैंने आपको बताया था वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, उसके बाद कौन सी है? ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब गैसें हैं, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। ठीक है, यानी कि अब हम कहते भी हैं कि 78% जो है वो नाइट्रोजन है और 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और दूसरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब की मात्रा कितनी है? 1%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये नहीं है कि आप ये सोचो कि नाइट्रोजन की क्या जरूरत है, नाइट्रोजन 78% दिया हुआ है, इसकी क्या जरूरत है, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए। नहीं बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये प्राणियों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो पेड़ पौधे ये सब वृद्धि करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है बच्चों? नाइट्रोजन। हम यूरिया डालते हैं ना खेतों में, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन ही तो होता है, NH3 ये सभी तो रहता है, DAP डालते हैं। तो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए क्या जरूरत होता है? बताओ, नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है? अवशोषित करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 1% से कम में है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या है कि जब पृथ्वी की जो ऊष्मा, पृथ्वी जब गर्म होती है और उससे जो ऊष्मा छूटती है उसको ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करके ये क्या करती है? फिर उस एरिया को गर्म कर देती है। ठीक है, जिससे हमारी पृथ्वी क्या करती है? रात में के टाइम पे भी गर्म रहती है, और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी क्या होती है? आवश्यक होती है। क्योंकि आपको पता है ना, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। अभी तो हम कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे क्यों लगाओ? क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं अपना खाना बनाने की क्रिया में। ठीक है, ये आपको पता है ना, खाना कैसे बनाते हैं पेड़ पौधे। ठीक, अब देखो ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों और पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई पड़ती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। देखो बच्चों, ये ऐसे है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, इस पर अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जो हमारी जो हवा है, आप खुद बताओ कि जो एयर है वो, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आप जानते हैं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो जिससे पृथ्वी सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो जो हवा है उसको सबसे ज्यादा कहाँ खींचेगी? पृथ्वी, यहाँ पे खींचेगी ना, जो इसके पास में होगा। तो जो पृथ्वी की सतह वाली जो हवा होगी वो पृथ्वी खींच के रखेगी, उसको अपने पास रखेगी। तो जो कण होंगे हवा के वो एक दूसरे के पास पास होंगे, तो वहां पे क्या होगा? घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। तो हवा वहां पे क्या होगी?
सघन होगी, हवा क्या होगी, सघन होगी, है ना। हवा सघन होगी तो यहाँ पे हवा हमें मिलेगी, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, तो जो कण होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, तो हवा कैसी हो जाएगी, विरल हो जाएगी, और यानी कि उसका घनत्व क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा, तो हमें हवा क्या कम मिलेगी यहाँ पे। इसलिए जब हम पहाड़ों पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा वहाँ पे हल्की हो जाती है, तो हवा हमें मिल नहीं पाती, सांस लेने में हमें कठिनाई होने लगती है, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमारी सांस फूलने लग जाती है। सॉरी। इसलिए वो क्या करते हैं, जो पर्वत और रोही होते हैं या जो पहाड़ चढ़ते हैं, तो आपने उन्होंने देखा होगा उनकी पीठ पे क्या होते हैं बच्चों, सिलेंडर लगे रहते हैं। वो क्या लेके जाते हैं बच्चों, सिलेंडर लेके जाते हैं। किसके सिलेंडर होते हैं, वो ऑक्सीजन के, जिससे उनको कहाँ सांस लेने में कठिनाई ना हो। क्योंकि देखो, अगर आपको सांस नहीं मिलेगी, आपकी सांस फूलेगी, आपकी सांस फूलेगी, आप थक जाओगे, आपको चक्कर आने लगेंगे, माइंड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऐसे ही तो होता है, दम घुटना जिसे बोलते हैं। तो ये इसलिए ऊपर जाने पर हवा क्या होती है, हल्की होती जाती है, ठीक है। और ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे बच्चों, ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान भी क्या होता है, कम होता जाता है। ऊपर जाने पे तापमान भी क्या होता है, कम होता जाता है, तापमान भी क्या होगा हमारा, कम होगा। वायुमंडल पृथ्वी पे क्या वर्क करता है बच्चों, दबाव डालता है। जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी पर, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, कण है, वायु के कण है, तो ये पृथ्वी पे क्या डालता है, एक तरह से वजन डाल रहा है ना, पृथ्वी पे क्या डालता है, दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें दाब अधिक महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। अब कुछ क्षेत्रों में हमें दाब कम होगा, कुछ क्षेत्रों में दाब कम लगेगा, और कुछ क्षेत्रों में दाब क्या होगा, अधिक महसूस होगा। ये अधिक और ज्यादा क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, हम बाद में बताएंगे। लेकिन आप खुद सोचो, हवा हवा जो है, एयर जो है, वो दाब जो है कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तो आपको पता है ना, हवा जो होगी वो अधिक दाब से किधर आएगी, कम दाब की ओर। जैसे पानी है, वो ऊंचाई से किधर आता है, नीचाई की ओर, अधिक ऊंचाई से नीचाई की तरफ आता है। पानी किधर बहता है, ऐसे तो बहता है। तो कोई भी चीज़ है वो अधिक से कहाँ जाएगी, कम की तरफ जाएगी। तो जहाँ पे दाब अधिक होगा, वहाँ की जो हवा है वो किधर चलने लग जाएगी बच्चों, कम दाब की तरफ। तो अभी जो हवा जो स्थिर थी, अभी उसमें क्या मिल गई, गति मिल गई। अभी वो क्या करनी, हवा चलने लग गई, हवाएं चलने लगी हैं हवाएं। तो हवाएं क्या करनी बच्चों, चलने लगी। तो जब हवाएं चलने लगी तो ये क्या हो गई, गतिशील हवाएं हो गई। तो ये गतिशील वायु हो गई। और जो गतिशील वायु है, जो वायु पहले स्थिर थी, उसको जब गति मिली, तो इस गतिशील वायु को ही क्या बोला जाता है, पवन। कहते हैं ना, हवा चल रही है, पवन चल रही है, चलने लगी पवन। तो ये पवन क्या है, इसी को बोलते हैं पवन। तो गतिशील वायु को क्या बोला जाता है, पवन। और पवन गतिशील क्यों, वायु गतिशील क्यों होती है, जब वायु जब अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ जाती है, तभी उसको क्या बोला जाता है, पवन बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या पढ़ लिया हमने, वायुमंडल पढ़ लिया। बाकी हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। अगली और किताब बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए जीव मंडल, अभी तो आप बेसिक समझो। जीव मंडल क्या है, जीव मंडल जो है वो स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है जहां पे जीवन है। यह वह भाग है जहां पे क्या है, जीवन है। तो जीव मंडल में क्या क्या आएगा, जल, स्थल और हवा का वह भाग जहां पे क्या है, जीवन संभव है, वही क्या कहलाता है, जीव मंडल। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। ये सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। आपको पता ही है, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और जीव मंडल में भी जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। देखो, हमारा जीव मंडल है, इस जीव मंडल में जितने भी प्राणी हैं वो दो टाइप के हैं, या तो वो जंतु जगत है, मतलब जंतु पाले हैं, या पादप जगत है। आप यही तो जानते हैं ना, जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में क्रियाएं करते हैं। कौन कौन से परिमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। भाई लकड़ी कहाँ से आती है, वनों से। खेती करनी होती है तो क्या करते हैं, वनों को काटते हैं। इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। भूकंप आता है तो जो प्राकृतिक आपदा है कि नहीं है, कि मानव आपदा है ये भूकंप, बताइए। प्राकृतिक आपदा है ना भूकंप जो आता है, इसके बारे में, ये तो मानव जनित तो नहीं है। तो जो भूकंप आता है उसकी वजह से जो पृथ्वी की सतह है, कहीं पर दरारें पड़ जाएंगी, कहीं गड्ढा हो जाएंगे, तो हिल जाती है। हाल ही में जो सुनामी आई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका कुछ भाग क्या हो गया, पानी में डूब गया। सुनामी क्या होती है, जो समुद्र में जब भूकंप आता है ना, तो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठ के आती हैं,
और वो क्या करती हैं, जमीन से टकराती हैं तो वहाँ पे हानि कर लाती हैं, यानी कि हानि करती हैं, वहाँ पे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, वही क्या कहलाती हैं, सुनामी कहलाती हैं। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के नुकसान इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रह पाता। अब जो झीलें हैं, नदियां हैं, उनमें क्या दूषित पदार्थ अगर आप डाल दोगे, प्रदूषण कर दोगे, तो क्या आदमी आप पी पाओगे? क्या आप नदी नाले का पानी पी पाते हैं? नहीं, क्योंकि वो पानी क्या होता है, दूषित होता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, उसमें रहने वाले जो जीव होते हैं उनको भी वो नुकसान करता है वो वाला जल। आजकल क्या है कि जो उद्योग हैं आपके, जो इंडस्ट्री फैक्ट्री होती हैं, उनसे निकलने वाला जो दूषित पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट नदियों में बहा देते हैं, तो उससे भी हमारी नदियां क्या हो रही हैं, दूषित हो रही हैं। तो इसके लिए कानून बनाने चाहिए। ऐसी चीज़ों पे क्या है, कानून तो है लेकिन वो क्या पालन नहीं हो पाता है। बहुत सारे अपने देश में कारण है इन चीज़ों के, इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। तभी आप क्या है कि आजकल क्या हो रहा है कि नदियों को साफ करने के लिए स्कीम बनाई जा रही है। ठीक है बच्चों, नदियों को साफ करना है, प्रदूषण को सही करना है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि ये प्रदूषण हो क्यों रहा है। आप स्वच्छ भारत मिशन लाते हैं, कोई भी मिशन ला रहे हैं, भारत देश को साफ करना है, तो साफ करना ही क्यों है? आप गंदगी फैलाओ ही क्यों? तो साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इस तरह के अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप एक ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे देश में इतनी गंदगी है कि हमें स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ रहा है। ठीक, हमें लोगों को इतना जागरूक करना पड़ रहा है कि हम वो सफाई रखें। आप गंदगी मत फैलाओ, अपने आप सफाई हो जाएगी। आप प्रदूषित मत करो नदियों को, आपको कोई अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। पर यही दिक्कत है। थोड़ा देखिए, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को क्या करता है बच्चों, प्रदूषित करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मैंने बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो ऊष्मा है, पृथ्वी की ऊष्मा, उसको अवशोषित कर लेती है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती रहेगी तो जो तापमान है, वो ऊष्मा जो है वो ज्यादा अवशोषित करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, तापमान बढ़ता जाएगा। अब बच्चों, अगर तापमान बढ़ता जाएगा तो जो हमारी बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, जो हिमनद है, उनमें बर्फ जो है वो पिघलने लग जाएगी, पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा तो समुद्र तल का क्या है, लेवल, जो समुद्र तल है वो ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा तो जो जमीन है वो पानी में डूब जाएगी और पूरी पृथ्वी एक दिन जलमग्न हो जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसे क्या कहा जाता है, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यानी पृथ्वी के संसाधनों को हमें कैसा उपयोग करना चाहिए, सीमित उपयोग करना चाहिए। अब बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर्स के आंसर आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चंस के में आंसर देते हैं। अभ्यास नंबर 1, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप में देने यानी 10 से 15 वर्ड। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? बताओ बच्चों, कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर, स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल और जीवमंडल। हो गए नहीं हो गए? 4। ठीक है बच्चों, आपने लिख दिए चारों। ठीक, पहला क्वेश्चन खत्म। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताओ बच्चों, कौन कौन से महाद्वीप हैं? सबसे पहले एशिया, फिर एशिया से छोटा अफ्रीका, ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका, और सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। हो गए नहीं हो गए? 7 महाद्वीप लिख दिया आपने। 2 महाद्वीपों के नाम लिखो जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से हैं? अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप ऐसे हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताओ बच्चों, कौन कौन सी? अभी हमने पढ़ी थी, क्षोभ मंडल, क्षोभ के बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और लास्ट में क्या है बच्चों? बहिर्मंडल। आप अच्छी राइटिंग में लिख लेना, मैं आपको बस बता रहा हूँ। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पे क्या है, 71% क्या है, जल है, और ये जल जो है आसमान से कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को कहा जाता है नीला। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा महाद्वीप है और स्थलीय भाग जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीव मंडल ही एक ऐसा मंडल है जिसमें सारे मंडल मौजूद है और जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि स्थल, जल और हवा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जीव मंडल कहा जाता है, महत्वपूर्ण है।
कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? बताओ बच्चों। यूराल, आपने देखा था ना यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? बताओ बच्चों। स्थल संधि है क्या नहीं? स्थल संधि ठीक है। और नाम क्या था स्थल संधि का? पनामा था ना, पनामा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें 1%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? थलमंडल ही तो बना है, छोटा ठोस चट्टानों का। थलमंडल बोल दो या थलमंडल बोल दो। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताओ बच्चों। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, ठीक है। और कोई पूछे कितना गहरा है तो 11,023 किलोमीटर। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद भारत के नाम पर। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, जीव मंडल। में क्या हो? जीव मंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, मैंने बताया था ना आपको, यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। खत्म। यहाँ पे क्या हो गया? आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए मैंने। ये भी फिनिश हो गया आपका चैप्टर नंबर 5। अभी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में चैप्टर नंबर 6 जो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अगला चैप्टर है ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको दिखा देता हूँ। पर्वतों के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में पर्वतों में ये ज्वालामुखी, ये सब पठार, मैदान, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे बच्चों। अपने बुक में आप देख लीजिएगा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अगली बुक में, यानी पर्वत, मैदान, पठार, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, स्थल रूप में, यानी अब हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।